हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू गुरु शिक्षा एजुकेशन। तो दोस्तों आज का ये खास वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कि जानकारियाँ। चलिए तो दोस्तों आज का ये खास वीडियो शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इनके बारे में दोस्तों आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इनका कार्यकाल देख लीजिए। दोस्तों इनका कार्यकाल दोस्तों रहता है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक, यानी कि दोस्तों लगभग 17 वर्ष ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। जी हाँ, दोस्तों इनके बारे में विशेष क्या है वो भी आइए जान लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल, जी हाँ, सबसे पहली बात यही ध्यान में रखनी दोस्तों, प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जी हाँ, 16 वर्ष में 286 दिन, यानी कि दोस्तों लगभग 17 वर्ष। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 के दिन जब इनकी मृत्यु होती है तब ये प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान थे। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, 29 अप्रैल 1954 को, जी हाँ, 29 अप्रैल 1954 को इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ पंचशील समझौता होता है। जी हाँ, अब ये पंचशील समझौता दोस्तों था क्या, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है जो पंचशील समझौता होता है वो चीन और चीन के एक व्यक्ति का नाम था चाओ एन लाई, उनके साथ ये पंचशील समझौता होता है। दिनांक आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, 29 अप्रैल 1954। इसके अलावा दोस्तों 1960 में भारत और पाक के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ये भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही होता है दोस्तों। सिंधु नदी जल समझौता था क्या, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है भारत और पाक के मध्य। प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा दोस्तों पहली बात अविश्वास प्रस्ताव, जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के विरुद्ध ही लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव और दोस्तों एक होता है विश्वास प्रस्ताव, दोनों में दोस्तों अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है दूसरों को बहुमत साबित करने के लिए कहना, जबकि दोस्तों विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है स्वयं के द्वारा, यानी कि खुद के द्वारा बहुमत साबित करना। तो दोस्तों पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के विरुद्ध लाया गया था और ये प्रस्ताव लाने वाले थे जेपी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति का नाम क्या है, जेपी कृपलानी, जो जनता दल से थे। हालांकि वो इस प्रस्ताव को हार गए थे। इसके अलावा दोस्तों 27 मई 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु होती है उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना ही। आगे बढ़ते इस वीडियो में दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री का इनका कार्यकाल रहता है दोस्तों 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। लगभग 18 महीने का ये कार्यकाल होता है दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों, आइए वो जानते हैं। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भी पद पे रहते हुए हुई थी। इनसे पहले दोस्तों मृत्यु हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो भी प्रधानमंत्री के पद पे थे, और लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु होती है वो भी प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान थे। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, विदेश में मृत्यु होने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री हैं ये पहले
जिनकी मृत्यु भारत से बाहर यानी कि विदेश में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, जी हाँ। इनके अलावा दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, जी हाँ, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौता, जी हाँ दोस्तों, ये समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। कब होता है दोस्तों? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। और दोस्तों ये समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसका कारण दोस्तों मैं आपको ज्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम चर्चा कभी और कर लेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों जो ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो क्या हुआ था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और उसी युद्ध को विराम देने के लिए ताशकंद समझौता होता है। इसके बाद में दोस्तों इसके ठीक अगले दिन 10 जनवरी 1966 यानी कि दोस्तों इसके ठीक अगले दिन 11 जनवरी 1966 के दिन लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत हो जाती है। जी हाँ, रहस्यमयी मौत का मतलब दोस्तों ये होता है कि इनकी मौत किन कारणों से हुई, क्या वजह रही, उनका खुलासा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा और मान लीजिए आप। सन 1966 में, कब दोस्तों? उसी साल जिस साल लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है। सन 1966 में मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब होता है दोस्तों मरने के उपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इसमें विशेष ये है कि यह पहली बार था कि किसी भी प्रधानमंत्री को देश में मरने के बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो और वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इतना ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत होती है, उसके बारे में दोस्तों एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। देश की अगली प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम करेंगे। उससे पहले आप इनका कार्यकाल देख लीजिए दोस्तों। इनका कार्यकाल सबसे पहले दोस्तों प्रारंभ होता है 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक, यानी कि दोस्तों ये लगातार यहाँ जीतती हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं तब इनका कार्यकाल रहता है 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक। जी हाँ, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये देश में पहली बार था कि किसी महिला को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा के रूप में प्रधानमंत्री चुनी गई थी। जो इंदिरा गांधी थी वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री के पद पे आई थी। इसके अलावा दोस्तों 18 मई 1974 के दिन, जी हाँ 18 मई 1974 के दिन भारत में पहली बार इंदिरा गांधी के काल में परमाणु परीक्षण हुआ था। जी हाँ, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण होता है 18 मई 1974 के दिन और कार्यकाल चल रहा है इंदिरा गांधी का। और दोस्तों ये हुआ था राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में। और दोस्तों इस अभियान का आपको नाम ध्यान में रखना होगा दोस्तों, इस अभियान का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जी हाँ, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही जिनके कार्यकाल में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति का मतलब होता है दोस्तों देश के अंदर का जो माहौल है वो बिगड़ रहा है। आंतरिक अशांति के लिए देश में आपातकाल लगा था। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह वही दौर था जहां पर इंदिरा गांधी की सबसे ज्यादा छवि खराब हुई थी। जी हाँ, देश में आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगा था दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। आपातकाल की जो उद्घोषणा हुई थी वो हुई थी 25 जून 1975 के दिन। और दोस्तों इसके अगली सुबह यानी कि 26 जून 1975 के दिन देश भर में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दौरान देश के राष्ट्रपति के पद पे थे
फखरुद्दीन अली अहमद। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 के दिन, जी हाँ 31 अक्टूबर 1984 के दिन पद पर रहते हुए ही इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है वो प्रधानमंत्री भी कौन रही है, इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों इनकी हत्या कारण वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। इनकी हत्या करने वाले इन्हीं के बॉडीगार्ड सिख समुदाय से दो व्यक्ति थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही, जी हाँ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। जी हाँ, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। गैर कांग्रेसी का मतलब यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टी है उनका प्रधानमंत्री बनता है। और जो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे वो जनता दल से थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान ही देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए मोरारजी देसाई। इनके बारे में क्या कुछ खास है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक। जी हाँ, 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। इसके अलावा दोस्तों इनके प्रधानमंत्री बनते ही, जी हाँ इनके प्रधानमंत्री बनते ही देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, क्योंकि ये जनता दल से थे। इनके अलावा दोस्तों इनके बारे में क्या ध्यान में रखना वो देख लीजिए आप। ये देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे। जी हाँ, जो मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री बने थे उस समय सबसे ज्यादा उम्र के ये व्यक्ति थे, यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और दोस्तों इनकी आयु उस समय थी 81 वर्ष, यानी कि 81 वर्ष या साल। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, अविश्वास प्रस्ताव, जी हाँ अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के विरुद्ध, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पद पे थे। अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के विरुद्ध। इनके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इसकी चर्चा हमने कर ली है। प्रधानमंत्री के पद से, जी हाँ प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपकी जानकारी भी बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, आपको पता है दोस्तों। लेकिन जो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों, वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये चीज भी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़ते दोस्तों वीडियो में और आगे चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। जी हाँ, कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों इनका कार्यकाल सबसे पहले देखिए आप, इनका कार्यकाल रहता है 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक। जी हाँ, 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया। यानी कि दोस्तों चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना या संसद का सामना नहीं किया। इनके अलावा दोस्तों इनके बारे में कुछ खास है नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे चर्चा करते हैं हम देश के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। जी हाँ, राजीव गांधी के बारे में क्या कुछ खास है दोस्तों, देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले इनका कार्यकाल देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 के दिन। 31 अक्टूबर 1984 का दोस्तों ये वही दिन है जब इंदिरा गांधी की क्या की जाती है, पद पे रहते हुए हत्या की जाती है।
31 अक्टूबर 1984 के दिन ये प्रधानमंत्री बनते हैं और तब से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, ये ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तब इनकी आयु होती है 40 वर्ष के करीब। जी हाँ, तो ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हो गए दोस्तों और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, उनकी चर्चा हमने कर दी दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों राजीव गांधी के बारे में क्या खास है वो देखिए आपने दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज का सवर्ण काल आया था। जी हाँ, यानी कि राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान दोस्तों पंचायती राज जो व्यवस्था है वो देश में उसका सवर्ण काल आता है। इनके अलावा दोस्तों 52वां संविधान संशोधन दोस्तों होता है 1985 और 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989। ये दोनों संविधान संशोधन महत्वपूर्ण थे दोस्तों और ये संविधान संशोधन भी किन के कार्यकाल के दौरान हुए दोस्तों, राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और आगे हम चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री के बारे में। तो दोस्तों देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। जी हाँ, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे पहले दोस्तों इनका कार्यकाल देखिए आप। दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990। जी हाँ, इनके बारे में कुछ खास क्या है दोस्तों को देख लीजिए आप। विश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले। जी हाँ, विश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। अब मैंने आपको ये वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बता दिया था प्रस्ताव के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों दूसरों को बहुमत साबित करने के लिए कहना और विश्वास प्रस्ताव होता है दोस्तों स्वयं के द्वारा बहुमत साबित करना। तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव हारने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आसानी से दोस्तों आपको याद रह जाएगा, विश्वास वी से शुरू होता है दोस्तों और प्रधानमंत्री भी कौन है, वीपी सिंह। वीपी विश्वास, विश्वास वीपी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको ध्यान रहेगा, विश्वास प्रस्ताव हारने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री। इसके अलावा दोस्तों इनके कार्यकाल में और ज्यादा क्या खास रहा है वो भी आप देख लीजिए। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों वीपी मंडल आयोग। जी हाँ, वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जो ओबीसी वर्ग है दोस्तों उनको 27% आरक्षण यानी कि 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, इनके बारे में दोस्तों इतना ही। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और देश के अगले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, कौन बनते हैं, चंद्रशेखर। इनके बारे में खास क्या दोस्तों, इससे पहले इनका कार्यकाल देख लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक। जी हाँ, 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक के। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रशेखर एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लाल किले पर कभी भी ध्वजारोहण नहीं कर पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों ये, चंद्रशेखर एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लाल किले पर कभी ध्वजारोहण कर ही नहीं पाए। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इनके अलावा गुलजारी लाल नंदा भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। दोस्तों चंद्रशेखर एक ऐसे नेता भी रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई मंत्री पद, जी हाँ कोई मंत्री पद या राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर के बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री और देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ, इनके बारे में क्या कुछ खास दोस्तों वो जानते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इनका कार्यकाल, दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि पद ग्रहण करने के समय, जी हाँ पद ग्रहण करने के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
इनके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री के बारे में। और देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो तीनों बार का जो इनका समय काल है, अवधि है, वो एक साथ मैं आपको बता रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कुछ खास है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए इनका कार्यकाल। जब ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहता है। और जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं तब दोस्तों ये मात्र 13 दिन के लिए ही क्या बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तब इनका कार्यकाल रहता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तब इनका कार्यकाल रहता है 19 मार्च 1998 से लेकर के 13 अक्टूबर 1999 तक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लगभग 13 माह है। अब जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो दोस्तों लगभग 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहते हैं। इनके बारे में और भी खास है दोस्तों, जब तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी कार्यकाल आप यहाँ पे देख लीजिए। जब तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे तब इनका कार्यकाल रहता है 13 अक्टूबर 1999 से लेकर के 22 मई 2004 तक। यानी कि दोस्तों तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं तब ये यहाँ पर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। उससे पहले जब 2 बार प्रधानमंत्री बने थे तब ये 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इनके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, वो बातें आप देख लीजिए। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को, जी हाँ दोस्तों, जब इनका जन्म दिवस आता है और इनका जन्म दिवस आता है दोस्तों 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर जब एक क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन को दोस्तों इन्हीं की याद में देश में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री क्यों रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब मात्र 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, साल 1977 में ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे। केंद्रीय मंत्री केंद्र में इनको पद मिला था दोस्तों विदेश मंत्री का। जी हाँ, कौन सा पद मिला था, विदेश मंत्री का। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 अप्रैल 1980 के दिन, जी हाँ दोस्तों 6 अप्रैल 1980 के दिन जब भारतीय जनता पार्टी गठित होती है तब अटल जी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी क्या रहे थे, शामिल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, ये 10 बार लोकसभा और दोस्तों 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इनके अलावा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 5 वर्ष शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण है, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों तब ये गैर कांग्रेसी होते हैं, लेकिन इनसे पहले यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी से पहले जितने भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश में बने थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी रहते हुए 5 वर्ष का अपना कार्यकाल क्या किया था, पूरा किया था। दोस्तों इनके कार्यकाल में ही भारत में 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को पोखरण, जी हाँ पोखरण मैंने आपको दोस्तों कहाँ बताया था, जैसलमेर राजस्थान में 5 भूमिगत, जी हाँ 5 भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी के कार्य में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण हुए हैं उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में साल 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी
लागू की गई थी और दोस्तों ये बहुत ज्यादा चर्चा में योजना रही थी, क्योंकि दोस्तों इसमें देश भर में सड़कों का क्या किया गया था, विकास किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ भारत का कारगिल का युद्ध होता है दोस्तों, और ये कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों साल 1999 में। तब भी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा दोस्तों 13 दिसंबर 2001, जी हाँ 13 दिसंबर 2001 दोस्तों, ये डेट लगभग आपको याद भी होगी। 13 दिसंबर 2001 को जब भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि दोस्तों भारतीय संसद पे जो हमला होता है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ही होता है। साल 1992 में, जी हाँ साल 1992 में अटल जी को पद्म भूषण और साल 2015 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इतना ही। हाँ, इनकी मृत्यु अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना दोस्तों, 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के तीनों कार्यकाल की जो अवधि थी वो यहाँ पे हमने एक साथ कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा, सबसे पहले दोस्तों आप इनका कार्यकाल देखिए। दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक। जी हाँ, इनके बारे में ज्यादा कुछ खास है नहीं दोस्तों, बस एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, वो ये विशेष बात है दोस्तों, पद ग्रहण के समय यानी कि प्रधानमंत्री का जब ये पद ग्रहण कर रहे थे उस समय ये विधानसभा के सदस्य थे। कौन? एच.डी. देवगौड़ा। जी हाँ, इनके बारे में दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल। जी हाँ, आई.के. गुजराल का मतलब दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक रहता है। जी हाँ, इनके बारे में कुछ खास है नहीं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंद्र कुमार गुजराल के बाद में देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जो 3 बार के कार्यकाल है उसकी चर्चा हमने एक साथ कर ली है। तो इसका मतलब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। मन की बात का मतलब दोस्तों मनमोहन सिंह के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो दोस्तों अटल जी के बाद में देश के अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सबसे पहले आप इनका कार्यकाल देख लीजिए दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 से लेकर के 2014, यानी कि काफी लंबा कार्यकाल हो गया है दोस्तों। यानी कि लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 2014 तक। ये ऐसे पहले आरबीआई गवर्नर रहे जो प्रधानमंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र आरबीआई गवर्नर रहे जो प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, इनके बारे में दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में भी देश के प्रधानमंत्री है और वर्तमान में भी इनका कार्यकाल दोस्तों निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है। इनके बारे में ज्यादा चर्चा करने की वैसे खास बात है नहीं, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, देश में भी और विदेश में भी, और लोकप्रिय व्यक्तियों की सूची में भी इनका नाम आता है। जो खास जानकारी है वो दोस्तों उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका कार्यकाल रहता है 26 मई 2014 से लेके पहले तो 2019, और 2019 के बाद में ये फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में लगातार निरंतर अभी तक के प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है। तो दोस्तों इनके बारे में क्या कुछ खास ध्यान रखना आपको वो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। नरेंद्र मोदी अब तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। स्वतंत्र भारत का मतलब दोस्तों आजाद भारत में पैदा हुए हैं। इनका जन्म दोस्तों होता है, इनका जन्म 17 सितंबर, जी हाँ 17 सितंबर 1950
अब 1950 का मतलब है दोस्तों 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में इनका जन्म होता है, जिसका मतलब ये आजाद भारत में जन्मे प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 82 मिनट तक अपने भाषण से देश को उद्बोधित कर चुके हैं। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, 82 मिनट का इन्होंने दोस्तों भाषण दिया था। ये रिकॉर्ड है दोस्तों जो अब कायम हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इन्होंने ये 82 मिनट का एक लंबा चौड़ा सा भाषण दिया था, वो दिया था साल 2015 में और दिन था 15 अगस्त का, यानी कि 15 अगस्त 2015 में इन्होंने 82 मिनट तक लगातार अपने भाषण से देश को संबोधित किया था। और दोस्तों इससे पहले यानी कि इस रिकॉर्ड से पहले ये रिकॉर्ड था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम, जो थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों उन्होंने भी देश को एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, लेकिन उसकी अवधि थी 72 मिनट की। कितनी अवधि थी दोस्तों? 72 मिनट, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 72 मिनट तक देश को संबोधित किया था। और ये संबोधन उन्होंने दिया 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले से, जब देश भर में आजादी दिवस मनाया जा रहा था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त 2015 में लाल किले से ही देश को संबोधित किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 15 अगस्त 1947 का वो दिन था, उन्होंने भी देश को संबोधित किया था, लाल किले से ही किया था। लेकिन दोस्तों दोनों में अंतर यह है कि जो नरेंद्र मोदी वाला भाषण है वो 82 मिनट तक का है, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला भाषण रहा था वो 72 मिनट तक का ही रहा था, यानी कि नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट ज्यादा बिताए हैं। तो दोस्तों यह है भारत के अब तक के प्रधानमंत्री। और दोस्तों वीडियो के एंड में आइए नजर डाल लेते हैं राज्यसभा से आए प्रधानमंत्री और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, इस लिस्ट में किस किस का नाम आता है। तो दोस्तों राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री में सबसे पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद में दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद में दोस्तों आई.के. गुजराल, यानी कि दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। और दोस्तों इनके बाद में इस लिस्ट में नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। जी हाँ, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से आए हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की लिस्ट हम देखें तो सबसे पहले सबसे ऊपर नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन यानी कि लगभग 17 साल तक ये देश के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। इनके बाद में नंबर आता है इंदिरा गांधी का, और दोस्तों इनके बाद में नंबर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। और अभी लेटेस्ट में चल रहे सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जो कि 2014 से लेके अब तक तो फिलहाल निरंतर चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के खास वीडियो में बस इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे, जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।